हेलो। हेलो। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नई वीडियो और नई बातचीत को लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक बिल्कुल नया विषय है, मतलब मेरे लिए नया है, आप लोग को जानते ही होंगे इसको। और वो है स्वास्थ्य सेवाओं का। और स्वास्थ्य सेवाओं में जो लोग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या और किसी तरह से उनके अंग काम नहीं करने लगते हैं, और उसमें फिर फिजियोथेरेपी काफ़ी ज़रूरी होती है। दो तरह के काम होते हैं। एक तो होता है कि भाई सर्जरी कर दें उसकी और ठीक कर दें, और एक होता है कि उसकी फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे दवाई के साथ उसको ठीक करें। तो फिजियोथेरेपी मतलब जो दवाइयाँ है वो भी महंगी होती है, लेकिन सर्जरी तो बहुत ही महंगी होती है। 2-2 3-3 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं। तो उसको न करके और फिजियोथेरेपी से मालिश और हाथ की मतलब एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज, और उससे उसका ठीक करना एक उपयोगी काम है। और ऐसे आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं कि जो ये काम लगातार कर रहे हैं, और तब कर रहे हैं जब उनके परिवार में उनका सन, मतलब खुद बच्चा जो है वो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, और ऑपरेशन करना उनका काम है। हड्डियां ठीक करना, हड्डियां बिठाना, हड्डियां ठीक करना, और ऑपरेशन करके उसको मरीज को ठीक करना उनका काम है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन सब के बावजूद अ, ये जो डॉक्टर कमल कमल प्रकाश तलेसरा जी हैं, वो फिजियोथेरेपी का काम वहीं पर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव देता है। मैं थोड़ा सा परिचय आपको डॉक्टर जो कमल प्रकाश तलेसरा जी हैं उनका दे दूं कि आपने मतलब अजमेर से मतलब शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बीएन कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे कई वर्षों तक, मतलब वहीं वहीं ज्वाइन की, वहीं रिटायर्ड की। और उसके बाद ये जो जनार्दन राय नागर विद्यापीठ संस्थान है, ये यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रिंसिपल रहे। वहाँ पे भी फिजिक्स के प्रोफेसर थे एक्चुअली। तो वहाँ पे भी क्लासेस वगैरह लेते थे, और इस तरह से आपका पूरा जीवन शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा। अभी भी अभी भी कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। विज्ञान समिति में आप अध्यक्ष रहे, और कई और संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे आज मैंने बात तो बुलाया तो प्रोफेसर साहब को इसलिए था कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर कुछ बात करेंगे। लेकिन जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि नहीं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस विषय पर बात करना है। तो मैं अब आपको उनसे आपको उनको उनसे मैं परिचय करवा मतलब मैंने परिचय करवाया। और अब आप उन्हीं से सुनिए 10-15 मिनट जो वो काम करते हैं या क्या करना है, मतलब कैसे फिजियोथेरेपी का काम होता है। उसके पहले मैं उनको ये माइक दूं, ये मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो प्रोफेसर कमल प्रकाश तलेसरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपने हमारे जो
रिक्वेस्ट थी या जो हमारी अपील थी उसको आपने स्वीकार किया और हमारे दर्शकों के सामने आप पधारे और अपनी बात कहने के लिए स्वीकृति दी। तो ज़्यादा और लंबी बात न करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके बारे में जो अपने बातचीत हुई उस संदर्भ में जो भी आप पब्लिक को मतलब जनता को जो बता सकते हैं उनकी अच्छाई की बात वो आप इस पे व्यक्त करें। सभी श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम। मुझे सेठ साहब ने अवसर दिया है कि मैं आपसे कुछ चर्चा करूं। जैसा कि उन्होंने बताया, मूल रूप से मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूं। लगभग 45-47 साल मैंने उच्च शिक्षा को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। लेकिन जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर मैं जो रोगी मेरे घर पर आते हैं वो किस प्रकार से जल्दी ठीक हो सकें, उस दिशा में भी मैं उनको परामर्श देता हूं और उनकी सहायता करता हूं। मैं अधिकांश रोगियों से कहता हूं और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं कि जब संकट हो तो औषधियां ली जाती हैं। औषधियां संकट में उपयोगी भी होती हैं और सारी औषधियां निरापद भी नहीं होती, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखकर कि कितनी उपयोगी हैं, रोग का कितना वो रोग से रोगी को कितना मुक्त करेंगे और कितना कम नुकसान होगा, ये दोनों बातें ध्यान में रखकर औषधियां दी जाती हैं। चिकित्सा का औषधि एक पक्ष है, इसके अतिरिक्त पक्ष जो रोगी के शीघ्र ठीक होने में सहायता करते हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। एक तो दृष्टिकोण कैसा है। अगर रोगी के मन में यह संदेह है कि उसका रोग ठीक नहीं होगा तो कितना भी अच्छा चिकित्सक हो और कितनी भी प्रभावशाली औषधियां हों वो ठीक नहीं हो सकेगा। एक कथन हकीम लुकमान का मुझे स्मरण हो रहा है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो अगर आपके मन में संदेह की स्थिति है तो आप ठीक नहीं होंगे। तो एक तो आप अपने मन को मजबूत रखें कि औषधियां जो आपको ये चिकित्सक दे रहा है सोच समझ कर दे रहा है, संदेह मत रखिए और आप ठीक हो जाएंगे। जिस प्रकार से चिकित्सक आपको कहे उन औषधियों का सेवन करें और मन में भरोसा रखें। एक तो ये निश्चित है कि अगर आपके मन में भरोसा होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तभी ठीक होंगे। दूसरा पक्ष यह है कि आपकी जीवन शैली, आपका दृष्टिकोण क्या हो। जीवन शैली के दृष्टिकोण का अभिप्राय मेरा है कि जिस अंग का आपको रोग है, मान लीजिए आपके घुटनों में व्याधि है, घुटनों का दर्द है, या फ्रोजन शोल्डर जिसे कंधा जाम हो जाना कहते हैं वो है, या सर्वाइकल का जो आपका ऊपरी ये रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग सर्वाइकल कहलाता है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर अधिक इनसे जूझते रहते हैं, उनके ये सर्वाइकल पार्ट की तकलीफ होती है। आपने देखा हो कभी कभी गले में पट्टा भी लगाना पड़ता है। ये जो कमर है, लोअर बैक जिसको लंबर रीजन कहते हैं, कभी उसका कष्ट होता है, कभी विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं। तो इन सब के लिए दवा तो लेते ही हैं, लेकिन सभी अंगों की समुचित फिजियोथेरेपी या व्यायाम कहें आप सरल भाषा में, वो भी किया जाना चाहिए। सर्वाइकल के निश्चित व्यायाम है, वो आप करें तो लाभ होगा। कंधे की रोग की स्थिति में निश्चित व्यायाम है, वो करें तो लाभ होगा। घुटनों में तकलीफ है, वो करें तो लाभ होगा। और कमर में है तो लाभ होगा। एड़ी में जलन और दर्द है तो भी इन जिसे तथाकथित फिजियोथेरेपी या व्यायाम, इनसे लाभ होता है।
तो मेरा अनुभव, मैं अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहा हूं कि इन अंगों का आप स्वयं व्यायाम करें, स्वयं फिजियोथेरेपी करें तो लाभ होता है। फिजियोथेरेपी के आप दो प्रकार मान सकते हैं। कोई दूसरा अगर आपके अंग को गतिमान करता है, हिलाता है, कसरत करवाता है, तो मैं उसको पैसिव फिजियोथेरेपी कहूँगा। लेकिन आप स्वयं अगर उस अंग का व्यायाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी मांसपेशियां अधिक प्रबल होंगी और आप अपनी पीड़ा से, रोग से जल्दी मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए ये सक्रिय फिजियोथेरेपी, एक्टिव फिजियोथेरेपी सीख कर आप स्वयं करें। और कितनी बार नियमित व्यायाम करने से आप उन अंगों की शल्य क्रिया से भी बच जाते हैं। तो शल्य क्रिया आवश्यकता होने पर की जाती है, की जानी चाहिए, लेकिन ये अंतिम चरण होना चाहिए चिकित्सा का। यदि बिना शल्य क्रिया आप ठीक हो सके तो सर्वोत्तम वही है। शल्य क्रिया की अपनी जटिलताएं भी होती हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप शल्य क्रिया से पहले निरोग होने के जितने उपाय हैं उनको काम में लें। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकांशतया कई रोग हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें रुकावट के कारण होते हैं। हृदय रोग या ब्रेन स्ट्रोक। रक्त वाहिनियों की सफाई के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत उपयोगी है और यह अत्यंत सरलता से अखरोट में और अलसी, जिसको फ्लैक्सीड अंग्रेजी में कहते हैं, इनमें सुलभ होता है। तो आप अगर अपनी दिनचर्या में सुबह जैसे मान लीजिए आपने 1 या 2 भीगे हुए अखरोट खा लिए, 5 बादाम खा लिए, तो यह आपके जोड़ों को ठीक रखने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त भुनी हुई अलसी को अगर आप मुखवास के रूप में काम में लें तो उसमें उपस्थित ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रक्त वाहिनियों में रुकावट होती है उसको धीरे धीरे दूर करने में सहायता करेगी और रक्त वाहिनियों में रुकावट या जो जमाव हो जाता है अवांछनीय पदार्थों को, उनसे मुक्त करने में भी सहायता देगी। इसके अलावा आपको ध्यान और परंपरा से कभी भी जब चोट लगती थी तो हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते थे कि हल्दी वाला दूध पी लो। तो आप अपने देह की भाषा भी समझें कि कुछ लोग हल्दी लेते हैं तो अगले ही दिन मुंह में छाले हो जाते हैं, ये तो सावधानी लें। बाकी आप रात को अगर दूध के साथ हल्दी लेते हैं तो वो आपको कई रोगों से कई रोगों से बचाएगा, कई दर्द से बचाएगा। 1 चम्मच में करीब 5 ग्राम हल्दी आती है। अगर आप 1.25 ग्राम यानी चौथाई चम्मच हल्दी लेने का अभ्यास रखें तो आप कई रोगों से मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार से दाना मेथी दाना जो है कैल्शियम रिच भी है और पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मधुमेह को भी दाना मेथी नियंत्रित करती है। इसका आप चाहें तो 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। रात को भिगो दें और भीगी हुई मेथी का उपयोग सुबह कर लें, अथवा दरदरा पीस कर दाना मेथी को एक बोतल में भर के रखें और रात को करीब 1 चम्मच दाना मेथी 1 गिलास पानी के साथ ले लें और फिर हल्दी वाले दूध का सेवन कर लें। कभी कभी लोग कहते हैं कि दूध वो नहीं पी सकते हैं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हल्दी का जो सक्रिय पदार्थ है जो लाभ पहुंचाता है वो करक्यूमिन है और करक्यूमिन फैट सोल्यूबल होता है। शरीर में हल्दी के इस करक्यूमिन की उपलब्धता अधिक होगी यदि आप इसको फैट के साथ, चर्बी के साथ या घी, तेल, तो दूध के साथ लेने का उपयोग यह है कि दूध में स्वतः घी उपलब्ध होता है, फैट उपलब्ध होता है, तो दूध के साथ ली गई हल्दी अधिक लाभ करेगी।
तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि समअप कर रहा हूं। सुबह भीगी बादाम अखरोट लें, मुखवास की तरह अलसी का उपयोग करें, रात को मेथी दाने की फक्की ले लें और हल्दी वाला दूध पी लें। नियमित रूप से विभिन्न अंगों का आप व्यायाम करें, स्वस्थ दृष्टिकोण रखें और मनोवृत्ति में ईर्ष्या द्वेष इनसे बचें। ये जो नकारात्मक भाव हैं ये भी आपको रोगी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर अब मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पूर्व मैं अत्यंत संक्षेप में बात कहूँगा। नंबर 1, संकट काल में औषधि अवश्य लें, कुशल चिकित्सक के परामर्श के साथ। दूसरी बात, आप भरोसा रखें खुद में, आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, ईर्ष्या और द्वेष इनसे बचें और जिस अंग का रोग है उससे संबंधित व्यायाम आप अनुभवी व्यक्ति से या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से या चिकित्सक से सीखकर नियमित रूप से करें। निरंतर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से न करवाकर, आप की रुचि हो तो जरूर करें, वैसा भी आप स्वयं अगर व्यायाम करते हैं सीखकर, वो अधिक गुणकारी होगा। और दिनचर्या में जैसा कि मैंने बताया, सुबह से लेकर शाम तक आपका खान पान पौष्टिक खान पान रखें, हल्का रखें, बहुत चर्बी से बचें, नमक अधिक नमक, ये जो श्वेत शर्करा है यानी शक्कर चीनी जिसको अपन कहते हैं, उसके अधिक उपयोग से बचें, मैदा से बचें। इन सब चीज़ों से बचेंगे तो जो मोटी मोटी मैंने बातें बताई, निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक रोग से बचाएंगी ये सब बातें। और एक तथ्य आप स्वीकार करें कि जैसे आप 63 साल की उम्र में अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं जैसे 36 में थे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। शरीर का क्षरण होता है। बहुधा में जब डॉक्टर के पास बैठे हुए रोगियों को बात करते हुए देखता हूँ तो वो कहते हैं मेरे पहले तो ये होता ही नहीं था, अब ये होता है। तो आप अपनी अच्छी दिनचर्या से, औषधि से, व्यायाम से क्षरण की, शरीर के अंगों की गिसावट की दर को कम कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए अच्छी दिनचर्या, अच्छा दृष्टिकोण, आवश्यक औषधि, इन सब से आप लंबे समय तक निरोग बने रह सकते हैं और क्षरण की दर को, गिसावट की, अंगों के गिसावट की दर को आप धीमी कर सकते हैं। आप सोचें कि 36 की उम्र में, 63 की उम्र में 36 वाले बने रहें, यह असंभव है। और अगर ऐसा होता तो हमारे ऋषि मुनि और योगी सब अमर होते। अमरत्व का वरदान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप सबके लिए शुभकामनाएं और जीवन आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस शुभकामना के साथ मैं ये माइक सेठ साहब को सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई और जो जिस तरह का आपने परामर्श दिया है उससे ज़रूर हमारे दर्शकों को, जो भी इसको देखेंगे, उनको लाभ होगा। और ख़ास तौर से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो आपको बताया 63, आजकल 63 तो खैर ज़्यादा नहीं होती उम्र लेकिन तो भी वो 36 के नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब एक बार मैं देख रहा था तो मिल्खान सिंह जो बहुत बड़े धावक हैं, वो 90 की उम्र के बाद भी फील्ड पे जाते थे और दौड़ते थे। मैंने भी उसके बाद जो है उनको देखने के बाद, पहले मैं घूमता बहुत था, लेकिन उसके बाद मैं जॉगिंग करने लगा, दौड़ने लगा, मतलब थोड़ा। तो ये बात तो है कि भाई चीज़ें देखने से, सुनने से और समझने से हेल्थ अच्छी रहती है। और अगर उनको अप्लाई करें, खाली सुनने से तो नहीं होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसको काम में लें। तो मैं समझता हूँ कि दर्शकों को ये बात अच्छी लगी होगी कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और 80 की उम्र में भी अच्छे से जी सकते हैं। ये बात तो सही है कि 80 की उम्र में 40 नहीं बन सकते,
लेकिन अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर न रहें। ये एक बात इसमें छुपी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब। आपने बहुत ही अच्छा लोगों को जो है जानकारी दी, और मैं समझता हूँ कि आगे भी आप इस तरह की बातें हम लोगों को बताते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अपने दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।